पर्यावरण। पर्यावरण क्या है? पर्यावरण हमारे टेक्स्ट बुक में लिखा गया है कि पर्यावरण हमारे चारों तरफ आए हुए पेड़ पौधे जीव जंतु के वायुमंडल के वास को पर्यावरण कहते हैं। पर यहाँ पे पर्यावरण की यह परिभाषा मुझे गलत लगती है। आपको गलत लगती है या नहीं लगती, ये बात अभी साबित हो जाएगी कि पर्यावरण क्या होता है। यहाँ पे मैंने पर्यावरण को दो भागों में विभाजित कर दिया है। एक पहला कर दिया है मैंने वर्ण, और दूसरा कर दिया है पर्याय। जहाँ पे मैंने पर्याय को जब मैंने विक्षेप में जांचने की कोशिश की या पढ़ने की कोशिश की, तो मुझे पता चला कि यहाँ पे परियानी जो होता है, पर्याय यानी तरफ होता है, और आवरण जो होता है वो हमारा होता है दो भाग, आकाश और पाताल। आकाश में हमने क्या लिया? हवा लिया, फिर हमने बारिश लिया, उसके बाद रोशनी और तापमान। फिर उसके बाद मुझे पाताल में ढूंढने की कोशिश की, तो मुझे पाताल में एक जमीन मिली, पानी, मिनरल और जड़। मुझे आकाश में ये चीज़ों का विक्षेप मिला और पाताल में मुझे इन चीज़ों का विक्षेप मिला। अब आप बोलेंगे कि पर्यावरण की परिभाषा हम लोग बचपन से तो पढ़ते आए कि हमारे चारों तरफ फैले हुए आवरण को पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, और मेरा जो परिभाषा है ये थोड़ा सा अलग है, और ये बताने की कोशिश में है कि पर्यावरण का जो आप अर्थ समझते हैं वो गलत है। तो टेक्स्ट बुक में जो लिखा है वो सही है, पर आपके समझने का तरीका गलत है। तो आज हम देखते हैं कि पर्यावरण क्या है। मान लीजिए हमारे चैप्टर का नाम है प्राकृतिक पर्यावरण, तो मैं यहाँ पे प्राकृतिक पहले लिखता हूँ, और प्राकृतिक को मैंने दो भागों में आप विक्षेप कीजिए। पहले कीजिए प्रा, क्योंकि आप किसी भी शब्दों को पढ़ने में नहीं आया तो उसका संधि विच्छेद करके आप उन शब्दों को तुरंत पता चल जाएगा कि ये शब्द किसके बारे में है और क्या कहना चाहता है ये चीज़। वैसे मैंने प्रा को और कृति को अलग किया। जब मैंने प्रा को पढ़ा तो प्रा में मुझे आया आगे, और कृति में मुझे चारों तरफ। ये चीज़ मुझे ग्रंथों से मिला है, इसलिए ग्रंथ आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। मैंने यहाँ पे ये पढ़ लिया है अष्टांग से, तो मुझे अष्टांग से प्र आगे की तरफ जो होता है वहाँ पे संस्कृत शब्द होता है, और यहाँ पे कृति मतलब चारों तरफ। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि तो हमारी परिभाषा क्या हुई। हमारी परिभाषा ये हुई कि पर्यावरण वह प्राकृतिक प्रभाव क्षेत्र है। पर्यावरण पर्यावरण वह प्राकृतिक प्रभाव क्षेत्र है जो किसी भी वस्तु या जीवन का अस्तित्व संभव है। मान लीजिए पर्यावरण हमने कहा है कि हमारे चारों तरफ फैले हुए पेड़ पौधे आवरण को, तो जरा देखिए पेड़ का भगवान ने हमें एक जरिया बनाया, जल एक जरिया बनाया। जल भी कहीं ग्लेशियर के पिघलने से जल बनाए, पर्वतों को फाड़कर जल बनाए। यहाँ पे झरने के द्वारा हमारी नदियाँ बहती, ये आप सबको पता होगा, समाज विज्ञान में आपने जरूर पढ़ा होगा। फिर पेड़ पेड़ कहीं बीज से, तो भगवान ने जरिया बनाया। भगवान का स्वयं इसमें कोई हाथ नहीं है, भगवान ने एक जरिया बनाया है। ऑक्सीजन गैसों के विखंडन से इंसान बना था, ये भी आपको पता होगा, पहले चैप्टर में पढ़ा होगा बायोलॉजी 12th NIOS वाले में, उसमें भी। तो मैंने ये सारी परिभाषा लिखा पर्यावरण प्राकृतिक प्रभाव क्षेत्र है, जहाँ पे मैंने उदाहरण के रूप में गुरुत्वाकर्षण लिया, यानी हमारे ब्रह्मांड के अंदर आए हुए चीज़ों से जो हमारा प्रभाव क्षेत्र उत्पन्न करता है पृथ्वी पर, वो हमारा पर्यावरण कहलाता है, ना कि पेड़ पौधे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि पर्यावरण क्या होता है। अगर कोई टीचर या यूट्यूब पर अगर आपको डायरेक्ट पर्यावरण की परिभाषा हमारे पढ़ता है, तो वो पढ़ा रहे हैं जो लेखक ने लिखा है, और मैं वो आपको वो पढ़ा रहा हूँ जो लेखक ने लिखा तो है, पर मैंने उसको अलग किया। क्यों? क्योंकि लेखक वही चीज़ लिखता है उसको जो पुरानी बुक्स में या इतिहास में मिलता है। ऐसे ही मैंने अष्टांग हृदय से जब इस चीज़ों को जांचा, तो मुझे पर्यावरण की परिभाषा ये मिली। तो ये पर्यावरण की परिभाषा है, जहाँ पे पर्यावरण का मतलब होता है जैसे ब्रह्मांड में उत्पन्न हुई चीज़। ब्रह्मांड में उत्पन्न हुई चीज़ है गुरुत्वाकर्षण हो गया, और भी चीज़ें हो गई, ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण, फिर वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स, ये चीज़ों का प्रभाव क्षेत्र हमारे पृथ्वी पे पड़ता है। और हमारे पृथ्वी पर जैसे आप सबको पता है कि बारिश लाने में जंगल सहायक है। क्या भगवान सहायक हैं? नहीं,
क्योंकि जंगल की वजह से अगर जंगल ना हो तो बारिश लाने में असमर्थ, इसलिए भगवान हमेशा सहायक बनता है। जैसे टरबाइन को घुमाने के लिए पानी का झरना सहायक बनता है, ऐसे ही हमारा ग्रेविटी से उत्पन्न यानी नेचुरल तो ये हुआ, ना कि पेड़ पौधे। इसलिए पर्यावरण की परिभाषा क्या है? पर्यावरण प्राकृतिक प्रभाव क्षेत्र है जो किसी भी वस्तु या जीवन का अस्तित्व संभव रखता है या है। जैसे गैस भी है इसमें। इस परिभाषा को थोड़ी सी गहराई में जाने पे आपको यह परिभाषा कुछ दूसरे रूप में भी प्राप्त हो सकता है। जैसे देखिए, आप यहाँ पे मैंने आपको बताया कि पर्यावरण वह प्राकृतिक प्रभाव क्षेत्र है। मैंने परिभाषा डायरेक्ट ऐसे नहीं बताया, मैंने सिद्ध करके बताया कि मेरी परिभाषा कैसे यहाँ पे लागू हो रही कि पर्यावरण वह प्राकृतिक प्रभाव क्षेत्र है जिसमें किसी भी वस्तु या जीवन का अस्तित्व संभव हो। जैसे यहाँ पे मैंने ऑप्शन अभी कहा था कि एक गैस भी है। गैस के उदाहरण से आप देख सकते हैं कि मान लीजिए कि आपने बिग बैंग वाली थ्योरी जरूर सुनी होगी। बिग बैंग थ्योरी जो होती है, बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी ये कहता है ना कि पहले हाइड्रोजन से मुक्त हुआ, फिर गैस अन्य बनी, जहाँ पे इंसान उत्पन्न हुए, ये वाली थ्योरी। इसको मैंने थोड़ा डीप में ले गया। डीपली में जाने के बाद मुझे पर्यावरण की कुछ परिभाषा इस प्रकार से मिली कि जहाँ जहाँ प्राकृतिक किसी वस्तु को घेर कर उसके होने, चलने और टिके रहने का शर्त तय करता है, वही पर्यावरण कहलाता है। जैसे ग्रेविटी का प्रभाव क्षेत्र हमारी पृथ्वी पे पड़ता है, तो ये प्राकृतिक पर्यावरण का एक प्रकार हुआ। ये प्रभाव क्षेत्र, जो चीज़ हमारे पृथ्वी पर प्रभाव क्षेत्र करे वह पर्यावरण कहलाता है, ना कि डायरेक्ट पेड़ और पौधे। ये बात आपको याद रखना चाहिए। तो हमारी परिभाषा पर्यावरण की बदल चुकी है, आप भी मैंने बताया है, आप देख सकते हैं उसको। और कोई आपसे पूछता है या आप कह रहे हैं कि सर ये परिभाषा नहीं होती है, तो आप पहले अपने आप को पूछिए कि क्या यह परिभाषा गलत है और सिद्ध कीजिए। आपको पता चल जाएगा ऑटोमेटिक ये परिभाषा गलत नहीं है। बस इस तरीकों में थोड़ा सा घुमाया गया कि जहाँ पे लेखक ने बुक्स में डायरेक्ट पेड़ पौधों का जिक्र किया है, प्रभाव क्षेत्र का जिक्र नहीं किया है। मैंने उस प्रभाव क्षेत्र का जिक्र पुरानी बुकों से उठाकर, मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं आपको पढ़ाने से पहले कोई भी एक छोटी सी बुक्स हो गया, एनसीईआरटी सब उठा के डायरेक्ट नहीं पढ़ता। मैं हमेशा पुराने से पुराने जैसे ग्रंथ हो गया, अष्टांग हो गया, फिर चरक हो गया, ये सब की बुकों को जरूर पढ़ता हूँ। क्यों? इनका कनेक्शन डायरेक्ट एमबीबीएस की बुकों से होता है। इसके लिए मैं आपकी इस चीज़ों को जरूर पढ़ता हूँ ताकि आपको निट जैसी छोटी छोटी चीज़ों में इस्तेमाल होती ही ये बुक्स। और आप इतनी हाईली कॉस्ट में आती है कि आप इसे परचेज़ नहीं कर सकते, हमारे पास है, इसलिए हम वहाँ से पढ़कर आपको ज़रूर बताते हैं। हम एनसीईआरटी को प्रीफेर ज़्यादा नहीं करते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में छोटा पोस्टर है और कितने सारे पोस्टर तो डिलीट कर दिए गए हैं। सिर्फ आपका बच्चे जानबूझकर अपने आप को हरासमेंट कर, इसलिए एनसीईआरटी ने आधे ज़्यादा चीज कर, ये आप समझ सकते ही हैं। तंत्र, पारितंत्र, जहाँ से हमारा चैप्टर 1 यानी ये जो चैप्टर है उसका पॉइंट 1 स्टार्ट यहाँ से होता है कि पारितंत्र को भी मैंने 2 भागों में देखा है और किताब में भी 2 भागों में ही बताया गया है कि पारी का जो मतलब होता है यहाँ पर और तंत्र। यहाँ पे पारी का मतलब जो उन्होंने लिया है वो लिया है घर, और तंत्र का जो मतलब लिया है उन्होंने लिया है सिस्टम में। सिस्टम में लिया है यहाँ पे घर और सिस्टम में। जहाँ पे घर जैसा वो शब्द आया है ओरोकोस से, और तंत्र जो शब्द है वो आया है सिस्टम में से। इसके लिए यहाँ पर इन्होंने 2 भागों में बांटा था पहले, फिर उसके बाद उन्होंने 3 भागों में कर दिया। जैसे कि स्थलीय, क्योंकि इनको पता है कि घर में रहने वाले प्राणी स्थलीय, जलीय और मरुस्थलीय, इन 3 भागों में इन्हें बांटा गया है। अब इन 3 भागों के बारे में हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। और यह घटक हैं किसके? पारितंत्र के। याद जरूर रखना कि पारितंत्र के घटक कौन है? स्थलीय, जलीय तंत्र और मरुस्थलीय। जहाँ पे जैविक और अजैविक, अजैविक और जैविक, इन्हें 2 घटकों में बांटा गया है। और इन घटकों के आधार पर इनके कुछ लक्षण या उदाहरण कह सकते हैं दिया गया है, जैसे कि प्रकाश और तापमान, वर्षा और वायु। जैविक में क्या दिया गया है? जैविक हमें दिया गया है एक उपभोक्ता,
और दूसरा आता है शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। सर्वाहारी, जहाँ पे सर्वाहारी को शाकाहारी और मांसाहारी आप समझ सकते हैं क्या होता है, कि बचपन से पढ़ाया जा रहा है। जहाँ पे सर्वाहारी थोड़ा सा डिफिकल्ट है। जहाँ पे सर्वाहारी का मतलब होता है ऐसे जो जानवर भी खाएं और प्राणी, जानवर प्राणी या वनस्पति भी, जिसमें से मानव का कह सकते हैं हम, और सूअर भी आते हैं। तो मानव और सूअर दोनों एक ही हैं। जहाँ पे इस भाग को जैविक समुदाय के घटक के अंदर रखा गया है, और यह जैविक समुदाय घटक जो है, यहाँ से एनआईविस में एग्जाम में हर साल क्वेश्चन उठते ही उठते हैं, क्योंकि यह एक चार्ट होता है और चार्ट को हमें दर्शा के बताना होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे घटक रखा गया है। तो हमें जैविक समुदाय वाले घटक पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हम इसके बारे में कुछ एक छोटा सा क्वेश्चन पढ़ना है। जैविक समुदाय, जैविक समुदाय चीज क्या है? जैविक समुदाय का मतलब इसके नाम से ही, मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि बायोलॉजी जैसे चैप्टर में नाम में ही बहुत कुछ छुपा होता है। जैविक और समुदाय, समुदाय का मतलब होता है ग्रुप, एक ऐसा ग्रुप जहाँ पे इनका वास स्थल हो। जैसे इनका स्थल वास हो, जैसे पेड़, पेड़ पर, पेड़ आपने देखा होगा कि एक पेड़ पर अनेक प्रकार की पक्षी की आवाज़ का गूंजना, ये इनका वास स्थल है। और जैविक समुदाय, ये अपने जैविक समुदाय में अनेक प्रकार की आवाज़ का गुंजन करते हैं। ये जैविक समुदाय का उदाहरण है। कार्ल लीनियस, इन्होंने प्राणी जगत सब जगत का नामकरण किया था। यहाँ पे भी इन्होंने वास स्थल का बताया था। ये जनक हैं वास स्थल वाले, कार्ल लीनियस। अभी मैंने आपको जैविक समुदाय के बारे में कुछ थोड़ी सी चीज़ें बताई, लेकिन मुझे यहाँ पे आपको बताना चार्ट के बारे में। ये चार्ट से ही आप एनआईविस एग्जाम में पूछे जाते हैं। जहाँ पे चार्ट में आता है पहला कि स्वयंपोषी, परपोषी और मृतपोषी। ये आप तो पढ़ ही चुके होंगे कि स्वयंपोषी पिछले वाले अध्याय में भी मैंने बता दिया हूँ। स्वयंपोषी, परपोषी और मृतपोषी। जहाँ पे स्वयंपोषी में हमेशा प्राथमिक उपभोक्ता दी जाती है, और परपोषी में द्वितीयक उपभोक्ता, और मृतपोषी में तृतीयक उपभोक्ता। और प्राथमिक उपभोक्ता में हमेशा गाय आती है और भेड़, क्योंकि ये शाकाहारी है। और परपोषी जिसमें से मेढक और मोर, क्यों? क्योंकि ये प्राथमिक उपभोक्ता यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। द्वितीयक उपभोक्ता में प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी है। शेर और चीता तृतीयक, क्योंकि ये मांसाहारी है। इससे पहले वाले ही जस्ट थोड़ी से पहले ही मैंने आपको भी बताया प्राथमिक उपभोक्ता और प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी कौन है? चैन एंड फूड ट्रैप, फूड चेन एंड फूड ट्रैप, खाद्य जाल एवं खाद्य श्रृंखला। जहाँ पे खाद को इन्होंने खेतों में मिलाने वाला खाद को मत समझना आप। यहाँ पे ये खाद का मतलब होता है खाना, जहाँ पे इसके चरण में बांटे गए होते हैं। और यहाँ पे लेखक ने इसके चरण में बांटे हैं। चरण मीन्स स्टेप, इंग्लिश में इसको स्टेप बोलते हैं। जहाँ पे चारागाह, और चारागाह को चारागाह संबंधित खाद्य श्रृंखला, और इसको दो भागों में बांटा गया है। दो भाग कौन से हैं? दो भाग इसके स्थलीय और जलीय। अब स्थलीय और जलीय स्वरूप में मुझे ये बताना है आपको कि किस स्टेप से शुरू होकर किस स्टेप पर इनके खाद्य श्रृंखला खत्म होते हैं और चालू होते हैं। जहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम में बीच में से भी या लास्ट में से भी कभी कभार पूछ ही लेते हैं, 2-3 नंबर में पूछते ही पूछते हैं। तो जहाँ मैंने अपने हिसाब से इस घास श्रृंखला वाली को पहला घास लिया, घास लेने के बाद मुझे पता चला कि अब यहाँ पे खरगोश आएगा। खरगोश लिया तब मुझे पता चला यहाँ पे भेड़िया रखूँगा मैं। भेड़िए के बाद आता है चीता। अब आप देख सकते हैं कि चीता हमेशा भेड़िए को खाता है। अब भेड़िया किसको खा सकता है? खरगोश को। खरगोश हमेशा घास को। हमेशा उच्च दर का प्राणी या उच्च दर का इंसान हमेशा नीची दर के इंसान को ही बैलेंसिंग या झटका देता है।
अपमान दिखाना जिसको कहते हैं हमारी सिंपल भाषा में, इसलिए कि चीता हमेशा भेड़ को खाएगा। ऊंचा प्राणी हमेशा ऊंचा दर्जा। दूसरा हमारा फूड चेन जो आता है वो आता है कि घास फिर से मैंने लिया, और घास में टिड्डा, और टिड्डा में मेढक, और मेढक में सांप, और सांप के बाद मोर। बाज भी ले सकते हैं, सॉरी यहाँ बाज है। बाज हमेशा सांप को खा सकता है, सांप मेढक। ये फूड चेन बदल चुका है। कुछ ऐसे मेढक भी आते हैं जो सांप को खा लेते हैं, ये आपने देखा भी होगा। और यहाँ पे जो आता है घास और टिड्डा, टिड्डा हमेशा घास को खाता है। ये हमारा जो फूड चेन आता है, ये हमारा फूड चेन आता है स्थलीय तंत्र। खाद्य श्रृंखला में स्थलीय, आप याद जरूर रखना कि स्थलीय में आता है। फिर हमारा आता है जलीय। जलीय में क्या है? जलीय में मैं आपको सिर्फ एक चीज बताऊंगा, जहाँ पे है पाद प्लावक और दूसरा है अमीबा, फिर ऑक्टोपस, फिर सील, और फिर आता है व्हेल। जहाँ पे व्हेल सील को और सील ऑक्टोपस, ऑक्टोपस पाद प्लावक को खा सकता है। अमीबा, अमीबा पाद प्लावक, ये आपने पढ़ा ही होगा। इसको भी कहते हैं जलीय तंत्र। देखिए मेरी यहाँ पे थोड़ी सी राइटिंग जो ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि मेरा जो आप देख सकते हैं मैंने क्या टेबल पे लिखा है, इस पोस्चर को मैं पढ़ते पढ़ते मेरी राइटिंग्स थोड़ी अलग हो गई है, इसके लिए मुझे ऐसा लिखना पड़ता है। मैं सीधा लिखने की कोशिश भी करता हूँ तो भी नहीं हो पाता है मुझसे। पर आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैं जब लिखते टाइम हमेशा शब्द को बोलता हूँ, तो आप शब्द पे ध्यान देंगे तो आपको कोई मिस्टेक नहीं होगा, और आपके एनालिसिस में ज़रूर नंबर अच्छे आएंगे। बाकी मैं पहले भी वीडियो में कह चुका हूँ, इस वीडियो में कह रहा हूँ कि किताब जो होता है बहुत लेंथी होता है, उसको पढ़ के पूरे नंबर लाना बहुत मुश्किल है। जो सोचते हैं कि मुझे नोट्स मिल जाए वो मिल जाए, तो मैं उन्हीं चीज़ों को बताता हूँ जो 100% एग्जाम में आने वाला, कम से कम 70% आएगा ही, मतलब आएगा। और मैंने अपने नाइवोस 10th क्लास का नोट्स जो है वो लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से डाउनलोड करके आप नोट्स भी देख सकते हैं। और नोट्स का मैं अलग अलग एक एक चैप्टर का वीडियो भी बनाता हूँ, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। इसके आगे हमें पढ़ना है, सबसे ज़रूरत है कि अपरद खाद्य श्रृंखला। अपरद खाद्य श्रृंखला क्या है? अपरद खाद्य श्रृंखला, श्रृंखला चैन, अभी मैंने आपको बताया, जहाँ पे अपरद को मृत कार्बनिक पदार्थ से प्रदर्शित किया गया है, कि अपरद को दर्शाया कि मृत कार्बनिक पदार्थ क्या है। मृत कार्बनिक पदार्थ वो चीज़ है कि जैसे कोई चीज़ यहाँ पे मर गया है, मरने के बाद आपको सबको पता है कि इस पृथ्वी पे, समस्त पूरी पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा अगर कुछ है तो है कार्बन, क्योंकि हर चीज़ मरने के बाद, जलने के बाद उसमें काला धुआं निकलता है, और इसीलिए इसका नाम पड़ा है मृत कार्बनिक। जले हुए पदार्थ से, सड़े गले पदार्थ से राख निकलता है, उसको कार्बनिक कहा गया, इसलिए इसका नाम पड़ा अपरद खाद्य श्रृंखला में मृत कार्बनिक पदार्थ। जहाँ पे इसको सबसे पहले सूक्ष्म जीव और केंचुआ और मेढक और सांप और यहाँ पे मोर को दिया गया है। तो मोर सांप को, और सांप मेढक को, मेढक कछुआ और सूक्ष्म जीव, ये आप फूड श्रृंखला देख सकते हैं। इनकी फूड श्रृंखला ये अपरद खाद्य श्रृंखला में। बस इतना ही लिखना है आपको इसके बारे में। मृत खाद्य श्रृंखला जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना, बस इसको एक अच्छी राइटिंग में आप उतार सकते हैं, तो समझ लीजिए बस उतना ही लिखने पे एनआईओएस आपको 2 मार्क्स ज़रूर दे देता है। क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी और सीबीएसई जैसा रूल्स नहीं होता, सीबीएसई जैसा होता है, सीबीएसई को थोड़ा बहुत फॉलो करता है एनआईओएस, एनसीईआरटी को नहीं। बाकी अदर स्टेट बोर्ड को फॉलो नहीं करता। सीबीएसई का होता है कि जैसे आधा आया उसको अपने ढंग से बना के लिख दीजिए, तो आपको नंबर ज़रूर देते हैं। बाकी और आसपास वालों से नकल करने पर उनको खबर पड़ जाता है कि ये कितने मार्क्स का इन्होंने लिखा है, और भी अपने ढंग से लिखा है या किसी और का उतारा है, उनको 2 मिनट में खबर पड़ जाएगा। बाद में आप कहेंगे नहीं नहीं सर एनआईओएस हमारे साथ ही करता है। नहीं भाई, एनआईओएस से सर मैं भी पास होकर निकला हूँ, मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता है। बाकी जो यूट्यूब पे हैं वो खबर है मुझे किस ढंग से रिलेट करते हैं, और एनआईओएस की रियलिटी क्या है मुझे खबर है, क्योंकि मैं एनआईओएस में गया हूँ। जैव भू रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र क्या है?
आप सबको पता ही होगा कि आपने एक बचपन में नाइट्रोजन चक्र भी पढ़ा होगा। कार्बन चक्र जो अभी मैंने बताया, नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र और जल चक्र, ये 3 चक्र ऐसे हैं जो एनआईएएस एग्जाम में हमेशा पूछता है। तो जिसमें से मैंने आपको तीनों को अलग अलग करके बताया, सिर्फ नाइट्रोजन चक्र। कार्बन चक्र आप अपने आप को तुरंत पता चल जाएगा कि मैं जैसे ही बताऊंगा। तो जहाँ पे मैंने सबसे पहले प्रकाश को लिया, क्योंकि ऊर्जा से ही संश्लेषित होता है, ऊर्जा से ही सब संश्लेषित होकर हमारे पेड़ पौधों पे एकत्रित होता है। आपको सब पता, हरित लवक, जहाँ पे इनका क्लोरोफिल, ये भोजन बनाने की इनकी पद्धति होती है, जहाँ पे इकट्ठा करके रखते हैं, बाद में अब्जॉर्प्शन। फिर मैंने इसको लिया हरा पौधा। अभी मैंने बताया आपको कि हरे पौधे में एकत्रित करते हैं, तो जहाँ मैंने हरा पौधा लिया, फिर उसके बाद जंतु, फिर वायुमंडलीय CO2। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में कार्बन ही आया। यहाँ से स्टार्ट किया था मैंने, और यहाँ पे जैसे ही मैं पहुँचा तो तुरंत मुझे कार्बन ही आया। यानी मैंने फिर कहा यहाँ हमारा जीवन स्टार्ट हो रहा है, और लास्ट में जब हम जलते हैं तो यहाँ पे कार्बन कार्बन निकलता है। बस सेम चीज़ें वही हमारे नाइट्रोजन चक्र में है। ये पहला पोस्चर मैंने दिखाया। दूसरा पोस्चर ऐसा सेम है। फिर से मैंने ले लिया प्रकाश संश्लेषण, पहला नंबर डाल के यहाँ पे दूसरा, फिर मैंने एरो लगा के फिर क्या किया, फिर मैंने जंतु प्लावक, फिर अपघटन होगा इनका। अपघटन होने के बाद फिर से CO2 बन जाएंगे। फिर तीसरा भी सेम ऐसा है। तीसरा सेम क्या ऐसा है कि प्रकाश संश्लेषण लिया मैंने यहाँ पे, फिर जीवाश्म ईंधन, यहाँ जीवाश्म ईंधन लिया, फिर जीवाश्म ईंधन लास्ट में फिर से दहन होता है। क्योंकि आप सबको पता है कि गाड़ी में पेट्रोल जाता है तो जलता भी है, जलने के बाद फिर से वो CO2 में ऊपर उड़ जाता है। चार्ट मैप में बताया, जहाँ पे आपको O2 और नाइट्रोजन, या O2 का मतलब यहाँ पे मैंने वायुमंडल से लिया है, कि यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ कि आपकी किताब में दिखा है कि वायुमंडल से स्टार्ट होकर आपका सराउंडिंग रूप में दिया है, और मैं चार्ट मैप के रूप में बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे सराउंडिंग के रूप में मुझे वायुमंडल लिया है। फिर इसका स्थिरीकरण होता है। स्थिरीकरण आप समझ गए होंगे, स्थिरीकरण का मतलब होता है यहाँ पे अपघटन होना है। बैक्टीरिया द्वारा इसका अमोनियम परिवर्तित करेंगे, फिर नाइट्रोजन में करेंगे, फिर यह भूमि में संपर्क आएगा, फिर सराउंडिंग में होगा। सराउंडिंग में जहाँ पे ये नाइट्रेट बन जाएगा, अगर नाइट्रेट, फिर नाइट्रेट से सराउंडिंग में क्या बनाएगा, ये सबको पता है, आत्मसात। आत्मसात का मतलब होता है जड़ में, ये उस चीज़ जो है वो जड़ में ले जाएगा। फिर आपको क्या करना है, इसमें अपशिष्ट पदार्थ को गलाएगा। अपशिष्ट पदार्थ को गला के वापस वायुमंडल में ले जाएगा, जहाँ पे नाइट्रोजन चक्र पूरा हो जाता है। जल चक्र सेम ऐसा है कि जल जब पृथ्वी पे पड़ता है, हम इस्तेमाल करते हैं, फिर कार्बन बढ़ता है, फिर वापस चला जाता है वो। अनुकूलन, अनुकूलन को सिर्फ आपको याद करना है। जहाँ पे आपने किताब में देखा होगा कि अनुकूलन के बारे में बहुत कुछ बताया गया है, अनुकूलन को सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ना है, क्योंकि अनुकूलन के बारे में समझने जैसी कोई चीज़ नहीं है। अब उसमें मैं क्या समझाऊँ आपको, और क्या आप क्या समझेंगे। जैसे कि प्राणियों जो होते हैं, वो प्राणी इस भाव में उपस्थित रहते हैं तो इस भाव में चले जाते हैं। जैसे जलाचर हो गए, सांप हो गए, ये इस गर्मी में यहाँ रहते हैं, ठंडी में यहाँ रहते हैं। बस आप उनको याद रखना है कि ये कहाँ रहते हैं। ना उस एग्जाम में सिर्फ 2-3 बीच में से पूछ लिया जाता है, बाकी इसमें समझने जैसा कुछ भी नहीं है। अनुकूलन आपको सिर्फ यहाँ पे याद रखना ही है। बाकी इस चैप्टर में इतना ही था। इसके अलावा इनास के एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाता है। मैंने सब कवर किया इसके अंदर। आप आराम से इस वीडियो को वॉच कीजिएगा, आपको समझ में आएगा। और इसके अंदर कोई पोस्टर छूटा नहीं है। वीडियो भले छोटा है मेरा, पर पोस्टर मैंने वही लिया है जो आराम से आपके एग्जाम में आए और आपको नंबर दिला के चला जाए। जहाँ पे मैंने अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर नोट को दे ही दिया, जैसे अभी मैंने आपको बता दिया है। और आप वहाँ पे जाके आराम से पहले लेक्चर देखिएगा, तब नोट्स को डाउनलोड कर कीजिए। उसके बाद नोट्स देखेंगे तो मेरा तरीका भी वहाँ बताया। मैं पहले भी हर वीडियो में बताता हूँ कि पहले मेरे वीडियो को वॉच कीजिए, फिर नोट्स को डाउनलोड करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या क्या है और कितना पोस्चर मैंने छोड़ा। और वही पोस्चर मैंने छोड़ दिया है जो मेरे नोट्स के अंदर होंगे। जो नोट्स के अंदर होंगे ना, उसको मैं छोड़ दिया होगा यहाँ वॉच वीडियो में, वहाँ आप देख सकते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा केमिस्ट्री का, क्योंकि हमारे यहाँ फिजिक्स
और बायोलॉजी दोनों चैप्टर ख़त्म होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा केमिस्ट्री का कक्षा 10 में परमाणु संरचना वाला। जो अब हमारा केमिस्ट्री स्टार्ट होता है। बायो फिजिक्स तो हमारा ख़त्म हो गया। परमाणु संरचना नए चैप्टर के साथ